नमस्कार और वेलकम टू एसएससी गुरु टॉक। एग्जाम्स करीब हैं और रिवीजन का प्रेशर भी हाई है, तो जाहिर है मकसद है कि जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो आज हम ईवीएस के मुख्य कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करेंगे। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, खाद्य जाल, फूड वेब और अंत में पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, नेचर को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। किसी इकोसिस्टम में जीवन चलता कैसे है, ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे एक से दूसरे जीव तक पहुंचती है। हाँ बिल्कुल, पौधों से जानवरों तक और फिर आगे भी। सही कहा। फिर ऊर्जा का प्रवाह, उस पर निर्भर जीवन यानी खाद्य श्रृंखला और जाल, और अंत में संतुलन, स्थिरता। जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस। पारिस्थितिकी से शुरू करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल तार्किक है। इकोलॉजी से शुरू करना, क्योंकि ये बुनियाद है ना, कि जीव एक दूसरे से और अपने पर्यावरण से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। पर्यावरण की जब बात होती है तो दो शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, जैविक और अजैविक, मतलब बायोटिक और एबायोटिक। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है सूरज, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब नॉन लिविंग चीजें, और दूसरी तरफ है पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे जीव यानी लिविंग कंपोनेंट्स। सही। तो ये दोनों मिलकर ही हमारे एनवायरनमेंट की बुनियाद रखते हैं। लेकिन इनके बीच का जो कनेक्शन है उसको क्या कहते हैं? इसी कनेक्शन की स्टडी को ही कहते हैं इकोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। अच्छा। हाँ, ये देखती है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जीव जंतु आपस में कैसे रहते हैं और अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, मतलब एबायोटिक चीजों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो एक तरह से जीवों और उनके घर के बीच का रिश्ता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा। जीवों और उनके घर के बीच का रिश्ता। दिलचस्प। अच्छा, ये इकोलॉजी शब्द ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, कोई आइडिया? हाँ, ये शब्द सबसे पहले, काफी पहले 1866 में अर्नस्ट हैकल ने यूज किया था। अर्नस्ट हैकल 1866। ओके। ये एक ग्रीक शब्द ओइकोलॉजी से आया है। ओइकोस का मतलब होता है घर या रहने की जगह। ओह, तो इकोलॉजी मतलब घर का अध्ययन, जीवों के प्राकृतिक घर का। हाँ बिल्कुल। कैसे जानवर, पौधे, माइक्रोब्स, ये सब अपने बायोटिक और एबायोटिक माहौल से जुड़े हैं। यही है इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी हुई इंटरैक्शंस की स्टडी। फिर ये इकोसिस्टम क्या है? ये शब्द भी बहुत सुनते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, ये अलग है? बढ़िया सवाल पूछा। हाँ, ये थोड़ा स्पेसिफिक है। देखिए, इकोलॉजी तो पूरा साइंस हो गया। इकोसिस्टम उस साइंस की एक फंक्शनल यूनिट है, एक तरह से। फंक्शनल यूनिट मतलब एक खास एरिया या कम्युनिटी जहां ये लिविंग और नॉन लिविंग चीजें, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये टर्म 1935 में आर्थर टैंसले ने दिया था। आर्थर टैंसले 1935। ओके, तो इकोसिस्टम में भी वही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आ गए। हाँ जी, बिल्कुल वही। बायोटिक मतलब सारी लिविंग चीजें, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब। करेक्ट। इसमें भी कैटेगरीज हैं। पौधे जो खाना बनाते हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। जानवर जो दूसरों को खाते हैं वो हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। हाँ, कंज्यूमर्स। और फिर माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगस, जो मरे हुए जीवों को डिकम्पोज करते हैं, वो हैं डिकम्पोजर्स, अपघटक। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर्स वो नॉन लिविंग चीजें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, उसे अफेक्ट करती हैं। जैसे सूरज की रोशनी, एनर्जी का मेन सोर्स। पानी, हवा, मिट्टी कैसी है, टेम्परेचर कितना है, क्लाइमेट कैसा है, ये सब यही तय करते हैं कि किसी जगह पर कैसे जीव रहेंगे। सही। अच्छा, यहाँ एक बात और मेंशन करना चाहूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। हाँ बताइए। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल सही। भारत में इकोलॉजी की नींव रखने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और ग्लोबली ईपी ओडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी मान गए। उन्होंने इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो पर काफी काम किया। ये दोनों नाम याद रखने चाहिए। डेफिनेटली, रामदेव मिश्रा और ईपी ओडम। हाँ। ओके, तो अब इकोसिस्टम काम कैसे करता है? आपने एनर्जी फ्लो की बात की। हाँ, एनर्जी फ्लो सबसे जरूरी है। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। एक ही डायरेक्शन में मतलब सूरज से प्रोड्यूसर्स तक, यानी हरे पौधों तक,
फिर पौधों से कंज्यूमर्स तक, जानवरों तक, और आखिर में डीकम्पोजर्स तक। ये वापस सूरज की तरफ नहीं जाती, वन वे स्ट्रीट है ये। अच्छा, वन वे फ्लो। इसे समझने के लिए शायद फूड चेन या खाद्य श्रृंखला सबसे आसान तरीका है। हाँ, फूड चेन एक सिंपल मॉडल है इसे समझने के लिए। एक सीधी लाइन की तरह दिखाता है कि एनर्जी कैसे एक जीव से दूसरे तक जाती है। जैसे वो उदाहरण होता है ना, हाँ, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। बिल्कुल। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। एनर्जी घास से बाज तक पहुंच गई। लेकिन असलियत में तो इतना सीधा नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति में चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। कोई जीव सिर्फ एक ही चीज तो खाता नहीं। सही बात है। तो कई सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं, एक जाल की तरह। इसे कहते हैं फूड वेब या खाद्य जाल। फूड वेब, ओके। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक है। हाँ, ये ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर देता है। दिखाता है कि कैसे अलग अलग जीव खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं। तो क्या इस फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये कितना घना है, इसका इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, उसकी स्थिरता से कोई लेना देना है? हाँ, सीधा लेना देना है। बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। अच्छा। देखिए, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो सिस्टम अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, और अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है, सूखा, बाढ़, कोई बीमारी, तो उसे कैसे झेलता है। ओके। रोल बड़ा सिंपल है। फूड वेब जितना ज्यादा डाइवर्स होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? नहीं, देखिए, सोचिए, अगर एक फूड वेब में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और मान लीजिए किसी एक स्पीशीज की पॉपुलेशन कम हो जाती है किसी वजह से, तो जो जीव उसे खाते थे उनके पास दूसरे फूड ऑप्शंस होंगे। अच्छा, हाँ, वो भूखे नहीं मरेंगे। राइट। और इस तरह एनर्जी का फ्लो बना रहेगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते खुले हैं। समझ गई। तो डाइवर्सिटी होने से रेजिलियंस बढ़ जाती है, सिस्टम झटके सह लेता है। एग्जैक्टली। विविधता ही स्थिरता लाती है। मोर डाइवर्सिटी, मोर स्टेबिलिटी। तो आज हमने इकोलॉजी के बेसिक्स, फिर इकोसिस्टम और उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, एनर्जी फ्लो को समझने के लिए फूड चेन और फूड वेब, और आखिर में फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के कनेक्शन को समझा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत फंडामेंटल हैं। बिल्कुल। और ये सब समझने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। हाँ। सोचिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स फूड वेब से कोई एक की स्पीशीज, मान लीजिए कोई बहुत जरूरी पॉलिनेटर है या कोई टॉप प्रेडेटर, वो अचानक गायब हो जाए, तो उस पूरे इकोसिस्टम पर उसका असर कहां तक और कैसे फैल सकता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब उसके डोमिनो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए। नमस्कार। आज हम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के कुछ बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हाँ, पोषण स्तर और पारिस्थितिक पिरामिड। बिल्कुल। ट्रॉफिक लेवल्स और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। एकदम। किसी भी इकोसिस्टम में मतलब ये ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ना, और उसकी बनावट कैसी है, ये जानना एकदम बेसिक है। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? पोषण स्तर से? ये ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये किसी जीव की फूड वेब में उसकी पोजीशन या जगह है। अच्छा, मतलब कौन किसको खाता है उस हिसाब से एक लेवल? बिल्कुल, एक पूरी हायरार्की है। सबसे पहले लेवल पर कौन आएगा? पौधे, हरे पौधे। हाँ, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये हो गया पहला पोषण स्तर। ठीक है, पहला स्तर पौधे। अब इनको जो खाएंगे वो आ गए दूसरे स्तर पर, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी शाकाहारी, हर्बिवोर्स, जैसे हिरण, खरगोश। एकदम सही, जो सीधे पौधों पर निर्भर हैं। और फिर इन शाकाहारियों को खाने वाले वो हुए तृतीय स्तर के जीव, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स, जैसे लोमड़ी जो खरगोश को खा ले। ओके। और अगर कोई मांसाहारी दूसरे मांसाहारी को खाए तो वो चौथे स्तर पर आ जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर। जैसे मान लीजिए शेर ने लोमड़ी को खा लिया। समझ गई। तो ये लेवल ऊपर बढ़ते जाते हैं। हाँ, और फिर सबसे ऊपर होते हैं शीर्ष शिकारी, एपेक्स प्रेडेटर्स, जैसे शेर, बाघ, चील। इनको आमतौर पर कोई और नहीं खाता। और एक और ग्रुप होता है ना, वो जो मरे हुए जीवों को। हाँ, अपघटक, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगस। ये मरे हुए जीवों, पौधों को सड़ा गलाकर उनके पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिला देते हैं।
इकोसिस्टम की सफाई और रिसाइकलिंग करते हैं ये। बहुत जरूरी काम। तो ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ये, और यही इकोसिस्टम के संतुलन के लिए जरूरी है। अच्छा, अब इन लेवल्स को और इनमें जीवों की संख्या या वजन को दिखाने के लिए वो पिरामिड इस्तेमाल होते हैं ना? हाँ, चार्ल्स एल्टन ने ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ये इकोसिस्टम के पोषण ढांचे को, मतलब ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को ग्राफिकली दिखाते हैं। कितने तरह के होते हैं ये पिरामिड? मुख्य रूप से 3 तरह के हैं: संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, और ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले संख्या वाले पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स। हाँ, ये बहुत सीधा है। इसमें हर पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या गिनते हैं। जैसे घास के मैदान में। अच्छा, जैसे घास के पौधे बहुत सारे होंगे, लाखों में। हाँ, उत्पादक सबसे ज्यादा, फिर उनको खाने वाले टिड्डे या चूहे वो हजारों में होंगे। ठीक है, फिर टिड्डों या चूहों को खाने वाले सांप, वो शायद सैकड़ों में। सही। और सांपों को खाने वाली चील, वो तो गिनती के होंगे। तो पिरामिड कैसा बना? नीचे चौड़ा, ऊपर जाते जाते पतला। सीधा पिरामिड, अपराइट। हाँ, आमतौर पे ये सीधा ही होता है, पर क्या हमेशा? शायद नहीं, कोई एक्सेप्शन है। बिल्कुल है। सोचिए, एक बड़ा सा पेड़, वो एक ही है ना? प्रोड्यूसर तो एक हुआ। हाँ, पर उस एक पेड़ पर रहने वाले कीड़े हजारों हो सकते हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। अरे हाँ, तो यहाँ प्रोड्यूसर कम है और कंज्यूमर ज्यादा। सही पकड़ा। तो यहाँ संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड, नीचे पतला, ऊपर चौड़ा। दिलचस्प। ये जीवों की निर्भरता दिखाता है। अब दूसरा पिरामिड, जीव भार वाला, पिरामिड ऑफ बायोमास। हाँ, जीव भार यानी बायोमास। ये हर स्तर पर मौजूद जीवों का कुल वजन या जैविक पदार्थ, ड्राई वेट दिखाता है। अच्छा, वजन के हिसाब से। हाँ, जमीनी इकोसिस्टम में, जैसे जंगल या घास के मैदान में, ये भी ज्यादातर सीधा ही होता है। मतलब प्रोड्यूसर्स का कुल वजन सबसे ज्यादा। हाँ, मान लो सारे पौधों का कुल वजन 1000 किलो है, तो उनको खाने वाले शाकाहारियों का कुल वजन शायद 100 किलो ही होगा। और फिर मांसाहारियों का? उनका और कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का शायद 10 किलो, और टर्शरी कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते बस 1 किलो। अरे, वजन इतना कम क्यों होता जाता है हर लेवल पर? इसका सीधा कनेक्शन ऊर्जा से है। हर स्तर पर जीव अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे सांस लेना, चलना फिरना, इसमें काफी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। वो ऊर्जा बायोमास में कन्वर्ट नहीं होती। अच्छा, तो ऊर्जा कम होती जाती है, इसलिए बायोमास भी कम होता जाता है। बिल्कुल। और यही हमें तीसरे और सबसे अहम पिरामिड पर लाता है, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसकी क्या खास बात है? खास बात यह है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट, कोई एक्सेप्शन नहीं। हमेशा। हीट के रूप में लॉस हो जाता है। सिर्फ 10% ही अगले लेवल को ट्रांसफर हो पाती है। ओह, वो 10% लॉ। हाँ, वही लिंडमैन्स 10% लॉ। तो अगर प्रोड्यूसर्स ने 1000 जूल ऊर्जा बनाई, तो प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ 100 जूल मिलेगी। सेकेंडरी कंज्यूमर को 10 जूल और टर्शरी तक सिर्फ 1 जूल। एकदम। इसीलिए फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती। 4-5 लेवल के बाद आगे ट्रांसफर करने लायक ऊर्जा बचती ही नहीं। सही बात है। ये ऊर्जा की कमी, इसका संबंध प्रोडक्टिविटी से भी है। हाँ, बिल्कुल। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ये बताता है कि किसी इकोसिस्टम में कितनी तेजी से बायोमास बन रहा है। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोड्यूसर्स यानी पौधे कितनी तेजी से फोटोसिंथेसिस करके बायोमास बना रहे हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? वो कंज्यूमर्स के लेवल पर बायोमास बनने की दर है। मतलब शाकाहारी या मांसाहारी कितनी तेजी से नया बायोमास बना रहे हैं। इसमें एक और टर्म बहुत सुना है, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, एनपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पौधे जितनी टोटल ऊर्जा बनाते हैं वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। ठीक है। पर पौधे खुद भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं ना, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में। हाँ बिल्कुल। तो जीपीपी में से वो ऊर्जा घटा दो जो उन्होंने रेस्पिरेशन आर में खर्च कर दी। जो बचा वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। अच्छा, तो यही वो ऊर्जा है जो असल में अगले लेवल यानी कंज्यूमर्स के लिए उपलब्ध है। एकदम सही। यही एनपीपी पूरे इकोसिस्टम के बाकी जीवों के लिए भोजन का आधार है। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम कितना प्रोडक्टिव है। समझ गए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, पोषण स्तर, तीनों तरह के पिरामिड
और प्रोडक्टिविटी, खासकर एनपीपी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इकोसिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। एग्जाम्स के लिए तो हैं ही। बिल्कुल। और जब हम ये सब समझ लेते हैं तो एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि हम इंसान, हमारी गतिविधियां जैसे पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, खेती के तरीके, ये सब इन पिरामिडों को, इन पोषण स्तरों को और इकोसिस्टम की पूरी प्रोडक्टिविटी को कैसे बदल रहे हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसका असर क्या हो रहा है, हाँ। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इकोसिस्टम्स, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, ये वाला टॉपिक बहुत आता है। हाँ बिल्कुल। तो आज ना इसी से जुड़ा एक जरूरी पॉइंट समझते हैं कि ये जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो एक जीव से दूसरे तक जाती कैसे है, और इसका रास्ता दिखाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, यानी पोषण स्तर। बिल्कुल सही। और इन ट्रॉफिक लेवल्स को और उनमें एनर्जी कैसे बहती है, इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हाँ, पारिस्थितिक पिरामिड। हाँ, ये हमें ना पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर और एनर्जी का फ्लो वो आसानी से दिखा देते हैं। हाँ। तो आज का मकसद यही है कि इन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लें। हाँ, ताकि एग्जाम में इनसे जुड़े क्वेश्चंस बने तो दिक्कत ना हो। एग्जैक्टली। चलिए, तो फिर पोषण स्तरों से ही शुरू करते हैं। एकदम बेसिक लेवल पर सबसे नीचे कौन होता है? देखिए, सबसे नीचे पहले ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं उत्पादक, मतलब प्रोड्यूसर्स। अच्छा, ये होते हैं हरे पौधे, एल्गे, शैवाल वगैरह। हाँ। जो फोटोसिंथेसिस से, मतलब प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए इनको ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का एंट्री पॉइंट है वो यही है। अच्छा, यानी सारी एनर्जी की चेन यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद दूसरे लेवल पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। ओके। ये शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स, जैसे हिरन, खरगोश, गाय, जो सीधे प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, मतलब पौधों को। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को खाने वाले हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। और फिर इनको खाने वाले? इनको खाने वाले होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता। ये आ गए तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर। अच्छा। ये मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स। जैसे समझ लीजिए मेंढक है, छिपकली है, जो शाकाहारियों को खाते हैं। और फिर इनके भी ऊपर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, तृतीयक उपभोक्ता, जैसे सांप या उल्लू, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ये चौथे लेवल पर हो गए। और इस पूरी चेन में सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर होते हैं एपेक्स प्रेडेटर्स, शीर्ष शिकारी, जैसे शेर है, बाज है। अच्छा। इनके आप कह सकते हैं कोई नेचुरल शिकारी नहीं होते हैं, और ये फूड चेन में सबसे ऊंचे लेवल पर होते हैं। तो एनर्जी ऐसे नीचे प्रोड्यूसर से शुरू होकर ऊपर एपेक्स प्रेडेटर तक जाती है। ये तो हो गई फूड चेन की बात, लेकिन क्या कोई और ग्रुप है जो इस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है डीकम्पोजर्स का, अपघटकों का। ओके। इसमें आते हैं बैक्टीरिया और कवक, मतलब फंगाई। इनका काम है मरे हुए पौधों और जीवों को सड़ाना, गलाना और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व, उनको वापस मिट्टी में मिला देना। अच्छा। आप सोचिए, अगर ये ना हो तो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल कैसे होंगे? प्रोड्यूसर्स को पोषण कहाँ से मिलेगा फिर? तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा, इनके बिना तो पूरा साइकिल ही अटक जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर। चार्ल्स एल्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये दिखाते क्या है असल में? ये पिरामिड्स जो हैं वो एंट्रोफिक लेवल्स के बीच का जो रिश्ता है उसको दिखाते हैं, कभी संख्या के आधार पर, कभी वजन के आधार पर, या फिर एनर्जी के आधार पर। ये एक तरह से ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 3 मेन टाइप्स के होते हैं ये। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी संख्यारा पिरामिड। ओके। ये हर ट्रॉफिक लेवल पर जीवों की गिनती बताता है। जैसे कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, घास का मैदान। हाँ। तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? घास की, प्रोड्यूसर्स की। उनसे कम होंगे चूहे वगैरह, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उनसे कम होंगे सांप, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और सबसे कम होंगे बाज, एपेक्स प्रेडेटर। तो ये पिरामिड कैसा बना? सीधा, अपराइट। हाँ, नीचे चौड़ा, ऊपर पतला। लेकिन क्या ये हमेशा ही सीधा होता है? नहीं, यहीं पर ध्यान देना है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। सोचिए, एक पेड़ का इकोसिस्टम, एक अकेला बड़ा पेड़, प्रोड्यूसर। हाँ। उस पर रहने वाले हजारों कीड़े हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अच्छा। और उन कीड़ों को खाने वाले शायद कुछ ही पक्षी हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ क्या हुआ? प्रोड्यूसर एक, कंज्यूमर हजारों। पिरामिड तो उल्टा हो गया, इन्वर्टेड। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, और दूसरा पिरामिड कौन सा है? दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। बायोमास मतलब? बायोमास मतलब हर लेवल पर मौजूद जीवों का कुल वजन। आमतौर पर ड्राई वेट लेते हैं। ओके, वजन। हाँ, जमीन वाले इकोसिस्टम्स में ये भी ज्यादातर सीधा ही होता है। मतलब प्रोड्यूसर्स का कुल वजन सबसे ज्यादा,
फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स का उससे कम, फिर सेकेंडरी का और कम। अच्छा। ऐसे ऊपर जाते हुए बायोमास कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए 1000 किलो पौधे हैं तो वो शायद 100 किलो शाकाहारी का पेट भर पाएंगे। हाँ। वो 100 किलो शाकाहारी आगे शायद 10 किलो मांसाहारी का पेट भरें, और वो 10 किलो आगे 1 किलो शीश मांसाहारी का। तो बायोमास भी कम होता गया। समझ गई। यानी बायोमास भी ऊपर जाते हुए घटता है ज्यादातर। और तीसरा वाला आपने कहा था वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। ये दिखाता है कि एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले लेवल पर कितनी ट्रांसफर होती है। और इसकी सबसे खास बात, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ये पिरामिड हमेशा, बिल्कुल हमेशा सीधा होता है, अपराइट। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा सीधा? बिल्कुल। ऐसा क्यों? इसमें जरूर कोई खास वजह होगी। बिल्कुल। ये असल में थर्मोडायनामिक्स के लॉस से जुड़ा है। होता क्या है कि जब एनर्जी एक लेवल से अगले लेवल पर जाती है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 90%, वो या तो गर्मी बनकर वेस्ट हो जाता है एनवायरनमेंट में। अच्छा, 90%? हाँ, या फिर वो जीव अपने लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन वगैरह में इस्तेमाल कर लेता है। तो अगले लेवल के लिए बचती है सिर्फ लगभग 10% एनर्जी। सिर्फ 10%? हाँ, इसे 10% लॉ भी कहते हैं। अब क्योंकि हर स्टेप पर एनर्जी इतनी ज्यादा घट रही है, तो पिरामिड तो हमेशा नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला ही बनेगा ना? हमेशा सीधा। ये 10% नियम तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और टर्म आता है, प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी का सीधा मतलब है बायोमास या एनर्जी बनने की रफ्तार, उसकी दर। ओके। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है प्रोड्यूसर्स के लेवल पर, मतलब पौधे कितनी तेजी से सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी भोजन में बदल रहे हैं। इसमें भी दो चीजें हैं। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, मतलब कुल कितनी एनर्जी बनाई, और दूसरी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। खर्च करने के बाद अगले लेवल यानी कंज्यूमर्स के लिए बचा पाते हैं। तो एनपीपी इक्वल्स जीपीपी माइनस आर, रेस्पिरेशन। अच्छा, तो यही एनपीपी है जो असल में शाकाहारियों को मिलती है। बिल्कुल। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कंज्यूमर्स के लेवल पे बायोमास बनने की दर। समझ गए। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रोफिक लेवल्स, ये तीनों तरह के पिरामिड्स, खासकर एनर्जी पिरामिड और 10% लॉ और ये प्रोडक्टिविटी, इनको समझना एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है? मतलब इनसे सवाल कैसे बनते हैं? देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स ही तो हमें बताते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है, एनर्जी कैसे फ्लो होती है, क्यों बड़े शिकारियों की पॉपुलेशन कम होती है, क्यों प्रोड्यूसर्स इतने जरूरी हैं, इकोसिस्टम स्टेबल रहने के लिए डाइवर्सिटी क्यों चाहिए। ये सब इन्हीं से जुड़ा है। हाँ, बात तो सही है। एग्जाम में अक्सर इन्हीं कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कभी डायरेक्ट पूछ लेंगे, जैसे एनपीपी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, या कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो पूछा जाता है। या फिर कोई सिचुएशन देकर पूछ लेंगे कि इसका इकोसिस्टम पर क्या असर होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसलिए ये फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो हमने देखा कि पोषण स्तर जो है वो ऊर्जा के रास्ते को दिखाते हैं, और ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, संख्या, जैव भार, ऊर्जा वाले, ये उस स्ट्रक्चर को समझने में मदद करते हैं। खासकर ऊर्जा का पिरामिड और 10% नियम, जो दिखाते हैं कि एनर्जी का फ्लो हमेशा एक तरफा है और हर कदम पर घटता जाता है। बिल्कुल सही कहा। अब जाते जाते एक सवाल आप सबके सोचने के लिए। हाँ। अगर मान लीजिए किसी इकोसिस्टम से सारे डिकम्पोजर्स, मतलब बैक्टीरिया और कवक, अचानक हटा दिए जाएं, तो उस इकोसिस्टम पर तुरंत क्या असर पड़ेगा और लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिए और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। कभी सोचा है जब पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं तो उनका आखिर होता क्या है? वो गायब कैसे हो जाते हैं? और जो उनके पोषक तत्व हैं वो वापस मिट्टी में कैसे मिलते हैं? जी। प्रकृति में कोई चीज बेकार तो जाती नहीं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ रिसाइकिल होता है। हाँ, तो यहीं पर डिट्राइटस खाद्य श्रृंखला और अपघटन, ये प्रक्रियाएं काम आती हैं। जी। और ये न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, बल्कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी, यूपीएससी वगैरह, उनमें भी ये कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए समझते हैं। हाँ। सबसे पहले ये डिट्राइटस खाद्य श्रृंखला, ये है क्या चीज? देखिए, जो सामान्य खाद्य श्रृंखला होती है वो तो जीवित चीजों से शुरू होती है, जैसे पौधे से। हाँ, जैसे घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने, वो वाली। जी। लेकिन ये जो डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला है, या डीएफसी कह लें, इसकी शुरुआत होती है मृत कार्बनिक पदार्थों से, मतलब मरे हुए जीवों या पौधों के हिस्सों से।
अच्छा, जैसे गिरी हुई पत्तियां या टहनियां, मरे हुए कीड़े मकोड़े, जीवों के अवशेष। ये सब। हाँ, बिल्कुल। इसी को डिट्राइटिस कहते हैं। तो फिर इस डिट्राइटस का क्या होता है? इसे कौन खाता है? इसे खाने वाले खास जीव होते हैं। उन्हें कहते हैं डिट्राइटोवोर्स या सैप्रोफाइट्स। हिंदी में अपघटक या अमृतोपजीवी। अपघटक? जैसे जैसे बैक्टीरिया हैं, फंगस यानी कवक हैं, और केंचुए जैसे कुछ जीव भी। केंचुए भी? हाँ अच्छा। हाँ, सोचिए एक पत्ती गिरी, उसे शायद किसी वुडलाउस ने खाया, वुडलाउस? वो छोटा कीड़ा, हाँ। और फिर उस वुडलाउस को मान लीजिए किसी ब्लैकबर्ड जैसे पक्षी ने खा लिया, तो ये एक छोटी सी डीएफसी बन गई। दिलचस्प। मतलब ये मरे हुए से शुरू हो रही है और एक तरह से ये सामान्य खाद्य श्रृंखला पर निर्भर भी है ना? बिल्कुल, क्योंकि डिट्राइटस आता तो उन्हीं जीवित पौधों और जंतुओं के मरने से ही है। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई डीएफसी की बात। अब जरा ये अपघटन यानी डीकम्पोजिशन को समझते हैं। ये क्या बला है? डीकम्पोजिशन, देखिए वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें ये जो जटिल मरे हुए पदार्थ हैं यानी डेट्राइटिस, हाँ, वो टूटकर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ताकि पौधे उन्हें वापस इस्तेमाल कर सकें। एग्जैक्टली। ये असल में पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग है, नेचर्स ओन रिसाइकलिंग सिस्टम। वाह, पर ये हमेशा एक ही रफ्तार से होता है या कुछ चीजों पर निर्भर करता है? नहीं, रफ्तार बदलती है, कई बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि? देखिए, अगर तापमान ज्यादा हो, नमी हो, तो अपघटन तेजी से होगा, गर्म और नम जगहों पर। अच्छा, और अगर डेट्राइटिस में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तब भी तेजी आती है। और धीमा कब होता है? धीमा तब होता है जब डेट्राइटिस में लिग्निन और काइटिन जैसे मुश्किल से टूटने वाले पदार्थ ज्यादा हों। लिग्निन और काइटिन ये कहाँ मिलते हैं? लिग्निन आपको पौधों की सख्त कोशिका भित्ति में मिलेगा, जैसे लकड़ी में, और काइटिन मिलता है कीड़ों मकोड़ों के बाहरी खोल में या फंगस में भी। इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है बैक्टीरिया और फंगस के लिए। समझ गया। तो मतलब पदार्थ की बनावट पर भी निर्भर करता है। जी हाँ। तो ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? इसकी कुछ खास स्टेप्स होंगे? हाँ, इसके मुख्य रूप से 5 चरण माने जाते हैं। पहला है विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। विखंडन मतलब टूटना? हाँ, इसमें जो डिट्रिटिवोर्स हैं जैसे केंचुए, वो डिट्राइटिस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, चबाकर या पीसकर। इससे क्या फायदा होता है? इससे उन टुकड़ों का सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो बैक्टीरिया और फंगस को काम करने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। अच्छा, स्मार्ट। फिर दूसरा चरण? दूसरा है निक्षालन या लीचिंग। इसमें पानी, जैसे बारिश का पानी, इन छोटे टुकड़ों में से जो घुलनशील पोषक तत्व हैं, उनको घोलकर मिट्टी में नीचे ले जाता है। अच्छा, जैसे चाय की पत्ती में से रंग निकल जाता है पानी में, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। पानी पोषक तत्वों को बहा ले जाता है। ठीक है, विखंडन, निक्षालन। अगला सबसे अहम है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। यहाँ असली काम होता है। बैक्टीरिया और फंगस खास तरह के एंजाइम छोड़ते हैं। एंजाइम? हाँ, वो रसायन जो डिट्राइटिस के जटिल अणुओं को और भी सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। यहीं पे असली डिकम्पोजिशन हो रहा है मतलब? जी बिल्कुल, यहीं पर रासायनिक स्तर पर टूट-फूट होती है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ होता है? हाँ, इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। चौथी है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ये क्या है? इससे बनता है ह्यूमस। आपने सुना होगा नाम। हाँ, ह्यूमस, खाद जैसा कुछ? खाद नहीं, पर मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद। ये एक गहरे रंग का चिपचिपा सा स्थिर पदार्थ होता है। ये पोषक तत्वों का भंडार होता है, लेकिन ये जल्दी टूटता नहीं। सूक्ष्म जीव इस पर धीरे धीरे असर करते हैं। तो ये मिट्टी में काफी समय तक रहता होगा? हाँ, ये मिट्टी की संरचना सुधारता है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ाता है, बहुत उपयोगी है। अच्छा, और पांचवा और आखिरी चरण? वो है खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। इसमें जो ह्यूमस बना था, हाँ, उसको भी कुछ और सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विघटित करते हैं, और उसमें जो बंद अकार्बनिक पोषक तत्व थे जैसे खनिज लवण, उन्हें मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। और फिर इन खनिजों को पौधे सोख लेते हैं? बिल्कुल, पौधे इन्हें जड़ों से सोख लेते हैं और इस तरह ये पोषक तत्व वापस जीवित दुनिया में आ जाते हैं। चक्र पूरा हो जाता है। कमाल है, मतलब मरे हुए से शुरू होकर वापस जीवन तक पूरी साइकिल है ये तो। जी हाँ, और अक्सर पौधों में जो जीर्णता आती है, सेनेसेंस, पत्तों का पीला होकर गिरना, वो इस चक्र की शुरुआत करता है।
वाकई प्रकृति का अद्भुत सिस्टम है ये। अच्छा, इसी से जुड़े कुछ और शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करते हैं। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दोनों भी समझने जरूरी हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है किसी एक जीव के शरीर में हाँ, उसके जीवन काल के दौरान धीरे धीरे किसी हानिकारक पदार्थ का जमा होना, जैसे कोई कीटनाशक या कोई भारी धातु, मान लीजिए पारा। मतलब एक ही जीव के अंदर वो जमा होता जा रहा है। जी, वो उसे शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहा है या बहुत धीरे निकाल पा रहा है। ठीक है। और जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन, ये क्या है फिर? बायोमैग्निफिकेशन तब होता है जब ये जमा हुआ हानिकारक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से अगले स्तर पर जाने पर और ज्यादा कंसंट्रेटेड यानी सघन होता जाता है। एक मिनट, कैसे? सोचिए, पानी में थोड़ा पारा है, छोटी मछलियों ने वो पानी पिया या उसमें रहने वाले छोटे जीव खाए, तो पारा उनके शरीर में जमा हुआ। यह हुआ बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है। अब एक बड़ी मछली ने ऐसी कई छोटी मछलियों को खाया, तो उन सब का पारा उस बड़ी मछली में आ गया, तो बड़ी मछली में पारे की मात्रा छोटी मछली से ज्यादा हो गई। अरे, और फिर मान लीजिए किसी पक्षी ने या इंसान ने उस बड़ी मछली को खाया, तो उसके शरीर में पारे की मात्रा और भी ज्यादा हो गई। इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। हर अगले स्तर पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। बाप रे! तो इसका मतलब खाद्य श्रृंखला में जो सबसे ऊपर होते हैं, टॉप कंज्यूमर, उन पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल सही। उनमें इन हानिकारक पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये डीएफसी के जरिए भी हो सकता है, अगर डीटीटी वोर्स में टॉक्सिन जमा हो और उन्हें कोई और खा ले। खतरनाक है ये तो। अच्छा, एक और टर्म था बायो रिमीडिएशन। ये कुछ अलग लग रहा है। हाँ, जैव उपचारण या बायो रिमीडिएशन एक तरह से समाधान है। इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, खासकर सूक्ष्म जीवों का, बैक्टीरिया वगैरह का। हाँ, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह का इस्तेमाल करके किसी प्रदूषित जगह को साफ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे? ये है जो तेल को खाकर उसे कम हानिकारक पदार्थों में तोड़ सकते हैं, उनका इस्तेमाल करके उस जगह को साफ किया जा सकता है। यह है बायो रिमीडिएशन। अरे वाह, ये तो बहुत ही उपयोगी तकनीक है। जी, पर्यावरण को सुधारने में इसका काफी इस्तेमाल होता है। तो आज हमने समझा कि कैसे ये डिट्राइटस, खाद्य श्रृंखला और अपघटन की प्रक्रिया है, जो शायद हमें दिखती नहीं है रोजमर्रा में, वो कितनी जरूरी है, प्रकृति के कचरे को वापस पोषक तत्वों में बदल देती हैं। और साथ ही बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन जैसे खतरों और बायो रिमीडिएशन जैसे समाधानों को भी समझा। ये सब कॉन्सेप्ट्स परीक्षाओं के नजरिए से अहम अहम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या आप अपने आसपास रोज की जिंदगी में अपघटन होते हुए कहीं और देखते हैं? सोचिए जरा। रसोई का कचरा शायद, जब उससे खाद बनाते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कंपोस्टिंग। सोचिए कि उसमें ये सारे चरण कैसे काम करते होंगे। विखंडन, अपचय, ह्यूमिफिकेशन। हाँ, सोचने वाली बात है। इस पे आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जी। चलिए, तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय के साथ। प्रकृति में ना बदलाव तो मतलब लगातार होता ही रहता है। कभी सोचा है कि कोई एकदम बंजर जमीन है, या मान लीजिए आग लगने के बाद जंगल पूरा वीरान हो गया, तो वो फिर से हरा भरा कैसे हो जाता है? बिल्कुल। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे खास प्रक्रिया काम करती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसी प्रक्रिया को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, हिंदी में कहें तो पारिस्थितिक उत्तराधिकार। पारिस्थितिक उत्तराधिकार। हाँ, ये वो तरीका है जिससे कोई भी इकोसिस्टम, आप कह सकते हैं, समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। और मोटे तौर पर हम इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। अच्छा, तो चलिए आज इसी दिलचस्प प्रक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट परीक्षाओं के लिए भी काफी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो प्राइमरी सक्सेशन से शुरू करते हैं। ये कहाँ होता है, कैसे होता है? देखिए, प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह शुरू होता है जहां पहले कभी जीवन था ही नहीं, एकदम नई जमीन। जैसे मान लीजिए एक ज्वालामुखी फटा और लावा ठंडा होके नई चट्टान बन गई, या ग्लेशियर पिघला और उसके नीचे से नंगी चट्टानें निकली। सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, जीरो मिट्टी नहीं? तो फिर पौधी कैसे, जीवन कैसे शुरू होगा वहां? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल तो है, और यहीं पर रोल आता है पायोनियर स्पीशीज का।
पायोनियर स्पीशीज। हाँ, मतलब वो पहली प्रजातियां जो ऐसी मुश्किल जगह पर बसना शुरू करती हैं। आमतौर पर ये होती हैं लाइकेन और मॉस। लाइकेन तो बड़े दिलचस्प होते हैं, वो असल में शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगी का एक मेल है। अच्छा। ये चट्टानों पर जम जाते हैं, कुछ एसिड छोड़ते हैं जिनसे चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, और मतलब हजारों साल में मिट्टी की एकदम पतली सी पहली परत बनती है। हजारों साल? मतलब ये प्रक्रिया तो वाकई बहुत ही धीमी होगी। हाँ, बहुत धीमी, सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों साल लग सकते हैं। फिर लाइकेन और मॉस के बाद धीरे धीरे छोटे पौधे आते हैं, फिर घास, फिर झाड़ियां, और तब जाकर पेड़ आते हैं। अच्छा, पहले वो पेड़ आते हैं जो तेज धूप सह सकें, और आखिर में वो पेड़ जो छाया पसंद करते हैं। और जब ये पूरा समुदाय मतलब पौधों और जानवरों का एक तरह से स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। ये हुई प्राइमरी सक्सेशन की बात। अब आते हैं सेकेंडरी सक्सेशन पर। ये प्राइमरी वाले से अलग कैसे है? सेकेंडरी सक्सेशन वो ऐसी जगह होता है जहां पहले जीवन था, मतलब एक बना बनाया इकोसिस्टम था, लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से वो नष्ट हो गया। गड़बड़ी मतलब? जैसे जंगल में आग लग गई, या बाढ़ आ गई, या फिर इंसानों ने खेती के लिए जंगल काट दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क यह है कि मिट्टी पहले से मौजूद होती है। अक्सर कुछ बीज या जड़ें भी मिट्टी में बची रह जाती हैं। ओह, मिट्टी पहले से है, तब तो ये जरूर तेज होता होगा प्राइमरी वाले से। हाँ, बिल्कुल, बहुत तेज, क्योंकि मिट्टी बनाने वाला जो सबसे मुश्किल और धीमा काम था वो तो पहले ही हो चुका है। सही बात है। यहाँ पायनियर स्पीशीज अक्सर घास या बहुत तेजी से बढ़ने वाले पौधे होते हैं। फिर कुछ ही सालों में झाड़ियां आ जाती हैं, फिर जल्दी उगने वाले पेड़, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में आप मानकर चलिए 50 से 150 साल लग सकते हैं। प्राइमरी के हजारों सालों के मुकाबले काफी तेज। हाँ, ये तो काफी फर्क है। अच्छा, सक्सेशन से जुड़ा एक और शब्द है जो अक्सर सुनने में आता है, इकोटोन। ये क्या होता है? इकोटोन, हाँ, इकोटोन बेसिकली दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का एक ट्रांजिशनल एरिया होता है। मतलब एक मिलन क्षेत्र। मिलन क्षेत्र जैसे मान लीजिए जहां जंगल खत्म हो रहा है और घास का मैदान शुरू होगा, तो उनके बीच का जो हिस्सा है वो इकोटोन है। या फिर नदी का किनारा जहां पानी और जमीन मिल रहे हैं, दलदल भी एक तरह का इकोटोन है। अच्छा, तो इस इकोटोन की क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता अक्सर बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों तरफ के इकोसिस्टम की स्पीशीज पाई जाती हैं, जंगल वाली भी, घास के मैदान वाली भी, और साथ में कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो खास तौर पर इसी मिले जुले माहौल में रहना पसंद करती हैं। इसी को एज इफेक्ट भी कहते हैं। एज इफेक्ट, इंटरेस्टिंग। हाँ, वैसे ये याद रखना भी जरूरी है कि विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कभी कभी। अच्छा, ये तो नोट करने वाली बात है, 22 मई। और कुछ जरूरी टर्म्स हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए? हाँ, एक दो और हैं, जैसे इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच? हाँ, निच मतलब किसी भी प्रजाति का उसके इकोसिस्टम में क्या रोल है, क्या काम है, वो कहाँ रहती है, क्या खाती है, उसका क्या फंक्शन है, वो सब उसका निच कहलाता है। जैसे प्राइमरी सक्सेशन में लाइकन का निच था, चट्टान तोड़कर मिट्टी बनाना। समझ गए। और एक और टर्म है इकोटाइप। ये होता है जब किसी एक ही प्रजाति की अलग अलग आबादी अलग अलग लोकल माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। मतलब है वो एक ही स्पीशीज, लेकिन अलग अलग जगह के माहौल की वजह से उनमें थोड़े थोड़े फर्क आ जाते हैं। अच्छा, जैसे पहाड़ी इलाकों के जानवर और मैदानी इलाकों के उसी प्रजाति के जानवर में कुछ फर्क दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। और हाँ, एक और चीज, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये एक यूनिट है जिससे हम हवा, पानी या मिट्टी में किसी चीज की कंसंट्रेशन मतलब मात्रा नापते हैं, जैसे प्रदूषण कितना है वगैरह। ये सेकेंडरी सक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी हो सकता है अगर मिट्टी प्रदूषित हो। ठीक है, तो मतलब हमने आज समझा कि कैसे इकोसिस्टम खुद को बनाते हैं या ठीक करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन जो एकदम जीरो से बिना मिट्टी के शुरू होता है और बहुत धीमा होता है। हाँ। और सेकेंडरी सक्सेशन जो किसी गड़बड़ी के बाद पहले से मौजूद मिट्टी पर होता है और काफी तेज होता है। बिल्कुल। और हमने इकोटोन के बारे में भी बात की, जो दो इकोसिस्टम का मिलन क्षेत्र है और जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो एज इफेक्ट। सही। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि प्रकृति हमेशा बदलती रहती है और एक संतुलन की तरफ बढ़ती है। सक्सेशन यही दिखाता है कि जीवन हर हाल में किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।
शायद हमारे आसपास भी ऐसी कोई जगह हो, कोई खाली प्लॉट या पुराना खेत, जहां हम सक्सेशन के कुछ शुरुआती चरण देख सकते हो। हाँ, ध्यान देने पर दिख सकता है। जरूर, अगली बार ध्यान देना होगा। परीक्षाओं की तैयारी में कृषि मतलब एग्रीकल्चर, ये तो एक बहुत जरूरी विषय है। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इसमें से। हाँ बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए आज भारत की कृषि में जो एक बड़ा बदलाव आया, हरित क्रांति, और उससे जुड़ी जो दूसरी क्रांतियां हैं उनको समझते हैं जरा। ये जानना जरूरी है कि कैसे भारत जहां अनाज की कमी थी वो आत्मनिर्भर बना। बिल्कुल, और ये सफर समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे टेक्नोलॉजी और सही सरकारी नीतियों ने मिलकर भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया। ये जानना परीक्षा के लिहाज से भी काफी अहम है। तो ये जो शब्द है हरित क्रांति, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? क्या इसकी शुरुआत भारत में हुई थी? नहीं, ये शब्द असल में 1968 में विलियम गॉड ने दिया था, और अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो इसकी शुरुआत मेक्सिको और लैटिन अमेरिका में हुई थी। अच्छा। हाँ, और इसके पीछे नॉर्मन बोरलॉग का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हें तो 1970 में इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। ओके, और भारत को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है? मतलब क्या हालात इतने खराब थे? हाँ देखिए, हरित क्रांति से पहले ना भारत में अनाज की बहुत कमी थी, बहुत ज्यादा। हमें अमेरिका से PL 480 जैसे समझौतों के तहत गेहूं तक आयात करना पड़ता था। ओहो। तो पहला लक्ष्य बिल्कुल साफ था, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना, मतलब खाने के मामले में किसी और पर निर्भर ना रहना। समझ गया। तो भारत में इस क्रांति को किसने लीड किया और क्या तरीका अपनाया गया था, ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे इस चुनौती का सामना किया गया। हाँ, तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। उन्हें हाल ही में भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित भी किया गया है। और उनकी जो रणनीति थी वो मल्टी डायमेंशनल थी, कह सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से तो थे ज्यादा उपज देने वाले बीज, HYV सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी बीज है ना? हाँ बिल्कुल, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, खासकर गेहूं और चावल के लिए। फिर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सही तरीके से इस्तेमाल, और खेती में आधुनिक मशीनें जैसे ट्रैक्टर वगैरह, उनको बढ़ावा देना, ये सब शामिल था उसमें। तो ये HYV बीज और बेहतर सिंचाई, यही वो चाबी थी जिसने शुरू में इतना बड़ा बदलाव लाया, खासकर उन इलाकों में जहां पानी आसानी से उपलब्ध था। हाँ, काफी हद तक। इसीलिए इसके 2 चरण माने जाते हैं मोटे तौर पर। पहला चरण जो 1960-70 के दशक में था, वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित था, जहां सिंचाई अच्छी थी पहले से। हाँ, जहां सिंचाई की सुविधा थी और किसान साधन संपन्न थे। फिर आया दूसरा चरण मिड 1970s से 80s तक। ये देश के बाकी हिस्सों में फैला, खासकर वो इलाके जो सूखे या अर्ध सूखे थे। वहां सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, अब इस रणनीति से बदलाव तो बहुत बड़े आए होंगे, फायदे तो साफ दिख रहे हैं जैसे आपने बताया, लेकिन क्या कुछ अनपेक्षित परिणाम या चुनौतियां भी सामने आई? हाँ, फायदे तो कई थे, जैसे खेती में मशीनें आ गईं, देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, यहाँ तक कि हमारे पास अनाज का सरप्लस मतलब अतिरिक्त भंडार हो गया, और किसानों की आमदनी भी बढ़ी। सही। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। जैसे कि पर्यावरण पर क्या असर हुआ इसका? सबसे बड़ी चिंता तो पर्यावरण को लेकर ही थी। बहुत ज्यादा सिंचाई करने से कई इलाकों में भूजल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर लेवल वो बहुत नीचे चला गया। ये तो बड़ी समस्या है। हाँ, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, उसने मिट्टी की सेहत बिगाड़ दी। कहीं कहीं तो मिट्टी क्षारीय हो गई, मतलब एल्कलाइन, और जल प्रदूषण भी बढ़ा। ये तो गंभीर बातें हैं। अच्छा, हरित क्रांति की सफलता ने जरूर दूसरे क्षेत्रों को भी प्रेरित किया होगा। क्या कृषि से जुड़ी और भी क्रांतियां हुई भारत में? हाँ, बिल्कुल हुई। हरित क्रांति की सफलता ने एक तरह से रास्ता दिखाया। इसके बाद अलग अलग कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष क्रांतियां शुरू की गईं। अच्छा, जैसे? इनमें सबसे प्रमुख है श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। हाँ, दूध उत्पादन वाली। बिल्कुल, ये दूध उत्पादन से जुड़ी थी
और इसके पीछे डॉक्टर वर्गीज कुरियन का दिमाग था। उन्होंने करोड़ों किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ा और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। वाह। और इसके अलावा फिर आई नीली क्रांति। इसका फोकस था मछली और समुद्री उत्पादों मतलब एक्वाकल्चर पर। इसके जनक हीरा लाल चौधरी माने जाते हैं। ओके, नीली क्रांति, मछली उत्पादन। हाँ, इसी तरह तिलहन यानी ऑयल सीड्स, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए पीली क्रांति शुरू हुई। और भी कई हैं, जैसे उर्वरकों के लिए ग्रे क्रांति है, फलों और शहद के लिए सुनहरी क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए काली क्रांति। प्याज और मांस, टमाटर के लिए भी कुछ था शायद। हाँ, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से जुड़ी है और लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। सिल्वर क्रांति अंडे और मुर्गी पालन से संबंधित है। काफी सारी क्रांतियां हैं। अच्छा, एक सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात सुनने में आती है आजकल। इसका क्या मतलब है? हाँ, सदाबहार क्रांति, इसका विचार भी डॉक्टर स्वामीनाथन ने ही आगे बढ़ाया था। इसका मकसद है टिकाऊ कृषि विकास, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ। टिकाऊ विकास यानी हम खेती से उपज तो बढ़ाएं, लेकिन इस तरह से कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, मिट्टी की सेहत बनी रहे, पानी जैसे जो हमारे संसाधन हैं उनका सही इस्तेमाल हो। ये हरित क्रांति से जो हमने सबक सीखे उस पर आधारित है। समझ गया। तो ये थीं भारत की कृषि से जुड़ी कुछ अहम क्रांतियां। इन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को वाकई एक नई शक्ल दी। ये सारे तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये क्रांतियां हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित हुईं, लेकिन इनसे जुड़े जो पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे सामने आए वो हमें सिखाते हैं कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन साधना कितना ज्यादा जरूरी है। सदाबहार क्रांति कह सकते हैं इसी संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोच है। बिल्कुल सही कहा। सोचने वाली बात है कि भविष्य में कृषि विकास के लिए और कौन से नए टिकाऊ तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? अगर कुछ कहना चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज हम पर्यावरण से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे जो एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए काफी अहम है। जी। जैसे कि पानी में पोषक तत्व अगर बहुत ज्यादा हो जाएं तो क्या होता है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत में क्या कानून है, और हाँ, दुनिया भर में पर्यावरण के लिए कौन-कौन से बड़े समझौते हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। सही कहा। ये विषय परीक्षाओं के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, पर साथ ही हमें अपने पर्यावरण को मतलब बेहतर समझने में भी मदद करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ आसान भाषा में समझाएं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं यूट्रोफिकेशन से। इसे हिंदी में सुपोषण भी कहते हैं। सोचिए, अगर किसी झील या तालाब में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व बहुत ही ज्यादा हो जाएं, तो क्या होगा? देखिए, ये जो ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, खासकर जो खेती के वेस्ट से या फिर सीवेज से पानी में मिलते हैं, वो पानी में एल्गी यानी शैवाल की ग्रोथ को एकदम से बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं। हाँ, एल्गल ब्लूम। ये शैवाल क्या करते हैं? पानी की ऊपरी सतह पर एक मोटी सी परत बना लेते हैं। हाँ, मैंने देखा है, हरी हरी परत। बिल्कुल। अब इस परत की वजह से सूरज की रोशनी पानी के नीचे तक नहीं पहुंच पाती। तो नीचे जो पौधे हैं जैसे सीज ग्रॉस वगैरह, उन तक रोशनी नहीं पहुंचती। सही। और रोशनी ना मिलने से वो मरने लगते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या होता है? जब ये मरे हुए शैवाल और पौधे पानी में सड़ते हैं तो बैक्टीरिया इन्हें डिकम्पोज करते हैं, और इस काम में वो पानी में घुली भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओह, मतलब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। हाँ, बहुत कम। इसे हाइपोक्सिया कहते हैं। इससे फिर मछलियां और पानी के दूसरे जीव मरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी से नापते हैं शायद। मतलब बीओडी ज्यादा तो पानी में ऑक्सीजन कम। बिल्कुल सही। बीओडी ज्यादा मतलब पानी की क्वालिटी खराब। अच्छा, इसी तरह की दिक्कतों से खासकर वेटलैंड्स और मैंग्रोव को बचाने के लिए सरकार ने बजट 2023-24 में 2 खास योजनाएं भी शुरू की हैं। हाँ, मैंने सुना था, अमृत धरोहर और मिष्टी। जी, अमृत धरोहर वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि के लिए और मिष्टी मैंग्रोव के लिए। इनके नाम और उद्देश्य याद रखना परीक्षाओं के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये यूट्रोफिकेशन से जलीय जीवन का जो नुकसान होता है, ये कहीं ना कहीं वन्य जीव संरक्षण से भी जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। तो चलिए, अब भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972 पर आते हैं। जी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी कानून है। हाँ, ये कानून लैंडमार्क है। इसमें जानवरों और कुछ पौधों को अलग अलग शेड्यूल्स मतलब अनुसूचियों में बांटा गया है। हर शेड्यूल में सुरक्षा का लेवल अलग है। कुल 6 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 में सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले जीव हैं। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। इनका शिकार किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। बहुत सख्त सजा है। जैसे कि अपना बंगाल टाइगर, ब्लैक बक यानी काला हिरण, क्लाउडेड लेपर्ड। अच्छा, और शेड्यूल 2? उसमें भी हाई प्रोटेक्शन है। हाँ, शेड्यूल 2 में भी काफी सुरक्षा है, लेकिन एक फर्क है। अगर इस शेड्यूल का कोई जानवर, मान लीजिए इंसानी जान के लिए खतरा बन जाता है, तो कुछ शर्तों के साथ उसे मारने की इजाजत मिल सकती है। ओह अच्छा। जैसे जैसे जंगली बिल्ली है, मकाक बंदर या फिर किंग कोबरा, उड़न गिलहरी, ये सब शेड्यूल 2 में आते हैं। और शेड्यूल 3 और 4 का क्या? इनमें वो प्रजातियां हैं जो संरक्षित तो हैं, पर उतनी संकटग्रस्त नहीं मानी जाती जितनी शेड्यूल 1 या 2 वाली। नियम थोड़े कम सख्त हैं, पर शिकार फिर भी प्रतिबंधित है। और शेड्यूल 5? उसमें तो शायद शिकार की इजाजत है। हाँ, शेड्यूल 5 में वर्मिन कहे जाने वाले जानवर आते हैं, पीड़क जंतु, जैसे चूहे या फ्रूट बैट। इन्हें मारा जा सकता है क्योंकि ये फसलों वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। और आखिरी शेड्यूल? शेड्यूल 6 वो पौधों के लिए है। कुछ खास किस्म के पौधे हैं जिनकी खेती करने, उन्हें रखने या बेचने पर रोक है, ताकि उनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना हो। ये सारे शेड्यूल समझना जरूरी है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन जैसा हमने कहा, पर्यावरण की समस्याएं तो बॉर्डर नहीं देखती। बिल्कुल नहीं लेखती। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग बहुत जरूरी है, और कई महत्वपूर्ण समझौते हुए भी हैं। हाँ, जैसे ओजोन लेयर वाला। हाँ, वियना कन्वेंशन 1985 और खासकर उसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ये ओजोन परत को बचाने और CFCs, HFCs जैसी गैसों को धीरे धीरे खत्म करने के लिए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को तो बहुत सफल माना जाता है। बाद में इसे किगाली संशोधन से और बेहतर बनाया गया। और एक वो मॉक्यूरी पारे वाला कन्वेंशन भी है ना? हाँ, मिनामाता कन्वेंशन 2013। इसका नाम जापान की मिनामाता खाड़ी की घटना पर है, जहां पारे के प्रदूषण से भयानक त्रासदी हुई थी। ये कन्वेंशन पारे के इस्तेमाल और उत्सर्जन को कम करने पर जोर देता है। और भी है शायद, जैसे केमिकल्स वाले। हाँ, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2000 है, जो पॉप्स मतलब पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऐसे केमिकल जो सालों साल पर्यावरण में बने रहते हैं, उनको कंट्रोल करता है। और बेसल कन्वेंशन 1989 खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने मतलब उसके ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अच्छा, और वो जो जानवर माइग्रेट करते हैं उनके लिए भी कुछ है? हाँ, बॉर्न कन्वेंशन 1979, जिससे CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज भी कहते हैं, ये प्रवासी जंगली जानवरों की प्रजातियों को बचाता है। और वो रियो वाला अर्थ समिट 1992 वाला? हाँ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन बहुत अहम था। वो उसी से एजेंडा 21 निकला और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs की नींव पड़ी। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी हैं, कार्टाजेना और नागोया प्रोटोकॉल। बिल्कुल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब GMOs की सेफ हैंडलिंग के लिए है, और नागोया प्रोटोकॉल 2014 जेनेटिक रिसोर्सेज से जो फायदे होते हैं उनका फेयर बंटवारा सुनिश्चित करता है। और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता 2015 जो COP21 में हुआ था, ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए है। वैसे अभी हाल में COP29 बाकू अजरबैजान में होनी तय हुई है। ये COP नंबर और जगह भी याद रखनी चाहिए। ये सारे समझौते दिखाते हैं कि कैसे पूरी दुनिया मिलकर पर्यावरण की चुनौतियों से लड़ने की कोशिश कर रही है। इनके साल, मुख्य उद्देश्य, ये सब एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो हमने आज 3 अहम चीजें समझी: पानी का प्रदूषण और यूट्रिफिकेशन, भारत का वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते। हाँ, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे पानी का प्रदूषण वन्य जीवों के रहने की जगह खराब करता है, और क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल समस्याएं राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों दोनों के सामने नई चुनौतियां लाती हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? मतलब सुनने वालों से पूछ रही हूँ, कौन सा कानून या समझौता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है और क्यों? नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और हाँ, एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो इतने सारे कानून और समझौते हैं, इन्हें असल में सफल बनाने में हम सब मतलब एक नागरिक के तौर पर क्या भूमिका निभा सकते हैं? जरूर सोचिएगा इस पर। ऊर्जा और वन्यजीव संरक्षण, ये दोनों ही विषय
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मतलब एसएससी हो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। आज हम इन्हें थोड़ा गहराई से समझेंगे, एकदम एग्जाम फोकस तरीके से। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी से। हाँ, ऊर्जा, इसी से तो सब कुछ चल रहा है ना। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आती कहाँ से है, इसके प्रकार क्या क्या है, और हाँ, पर्यावरण पर इसका असर क्या होता है। एग्जाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है। हाँ, तो ऊर्जा को समझने का एक जो मुख्य तरीका है वो है इसे नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल और अननवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल में बांटना। हाँ, और ये क्लासिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब वो जो प्राकृतिक रूप से लगातार बनती रहती है, खत्म नहीं होती आसानी से। हाँ, कह सकते हैं कि खत्म नहीं होती। जैसे सौर ऊर्जा हो गई। हाँ, पवन ऊर्जा, सोलर, विंड। हाँ, जल विद्युत, हाइड्रो जिसे कहते हैं, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, अच्छा। भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल, और आजकल तो शहरी कचरे से भी ऊर्जा बन रही है। ये सब स्थायी विकल्प हैं। सही। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, सौर ऊर्जा की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, हाँ। वो शून्य मानी जाती है। अच्छा, शून्य क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी इस्तेमाल करने से कम थोड़ी होती है है ना? हाँ, ये बात तो है। और बायोमास से जो बायोगैस बनती है उसमें करीब 60% मीथेन होती है और 30% कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन मतलब ईंधन। हाँ, मीथेन एक अच्छा ईंधन है, पर वो ग्रीन हाउस गैस भी है, तो उसका मैनेजमेंट जरूरी है। फिर दूसरी तरफ है अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल। हाँ, ये वो हैं जो सीमित हैं। बिल्कुल सीमित। एक बार इस्तेमाल हो गए तो बस, इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ओहो। इसके मुख्य उदाहरण हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मार्श गैस। और परमाणु ऊर्जा भी। हाँ, परमाणु ऊर्जा भी इसी में आती है। क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं, तो इनका ज्यादा इस्तेमाल भविष्य के लिए ठीक नहीं। सही बात है। अच्छा, ऊर्जा को बांटने का एक और तरीका भी तो है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। हाँ, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो पारंपरिक स्रोत वो हुए जो हम मतलब सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। इनमें कुछ व्यावसायिक हैं, कमर्शियल, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, जिनका व्यापार होता है। सही। और कुछ गैर व्यावसायिक भी हैं, नॉन कमर्शियल। हाँ, जैसे गांव में इस्तेमाल होने वाली जलाऊ लकड़ी, पुआल, सूखे गोबर के उपले। हाँ, अच्छा, हाँ, ये बाजार में कम बिकते हैं। हाँ, स्थानीय स्तर पर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और गैर पारंपरिक स्रोत, नॉन कन्वेंशनल वाले? ये ज्यादातर नए वाले हैं, मॉडर्न। हाँ, ज्यादातर आधुनिक हैं, नवीकरणीय हैं और पर्यावरण के लिए बेहतर, जैसे सौर, पवन, बायोमास, जिनकी हमने पहले बात की। हाँ, तो एग्जाम्स में इनके बीच अंतर पूछ सकते हैं। बिल्कुल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक के उदाहरण, उनके अंतर, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई ऊर्जा की बात। हाँ। अब देखिए, ये जो ऊर्जा उत्पादन है और खपत है, इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण और वन्यजीवों पर भी तो पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और इसीलिए हमारा अगला टॉपिक वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जंगली पौधों, जानवरों और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाना, उनको सुरक्षित रखना। ठीक है। और इसके तरीके? इसके दो मुख्य तरीके हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। स्वस्थाने यानी इन सीटू। इन सीटू मतलब उसी स्थान पर। हाँ बिल्कुल, जहां वो रह रहे हैं वहीं उनको कंजर्व करना। उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षा देना। अच्छा, उदाहरण? जैसे वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ये मुख्य रूप से जानवरों पर फोकस करते हैं। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स। इनमें पौधे और जानवर दोनों के लिए संरक्षण होता है। ये अक्सर सरकारी जमीन पर होते हैं और नियम थोड़े ज्यादा सख्त होते हैं यहाँ। अच्छा, और बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो भी सुना है। हाँ, जीव मंडल रिजर्व, ये बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं। इनमें पौधे, जानवर और कई बार इंसानी बस्तियां भी शामिल होती हैं। ओह, अच्छा। इनका मकसद संरक्षण के साथ साथ टिकाऊ विकास माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना होता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स के जोन्स के बारे में भी कुछ है शायद। हाँ, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत खास है। इसमें 3 जोन्स होते हैं। सबसे अंदर कोर जोन। कोर जोन मतलब बिल्कुल सुरक्षित। हाँ, पूरी तरह सुरक्षित, कोई मानवीय गतिविधि नहीं, नो ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है। फिर उसके बाहर होता है बफर जोन। यहाँ कुछ सीमित गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे रिसर्च, थोड़ा बहुत टूरिज्म। अच्छा, नियंत्रित तरीके से। हाँ, और सबसे बाहरी होता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ स्थानीय लोग रहते और टिकाऊ तरीके से खेती, चराई वगैरह कर सकते हैं। तो एक तरह का संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल।
सोचिए इन तीनों जोन्स का उद्देश्य और ये संतुलन कैसे काम करता है, ये समझना जरूरी है। हाँ, ये अंतर समझना तो जरूरी है एग्जाम के लिए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? एक्स सिचु। हाँ, पर स्थाने यानी एक्स सिचु कंजर्वेशन, मतलब स्थान से बाहर ले जाकर संरक्षण। ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब किसी प्रजाति का जो प्राकृतिक घर है, आवास है, वो बहुत ज्यादा असुरक्षित हो गया हो या नष्ट हो गया हो। अच्छा, तो उनको कहीं और सुरक्षित रखते हैं। हाँ, जैसे प्राणी उद्यान, जूज, चिड़ियाघर। हाँ, वनस्पति उद्यान, बोटैनिकल गार्डन्स और सीड बैंक्स भी। सीड बैंक्स, बीजों को सहेजना। हाँ, पौधों के बीजों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। क्या आप एक्स सिचु कंजर्वेशन के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा पॉइंट है। तो आज हमने ऊर्जा के प्रकारों को समझा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, हाँ, और वन्यजीव संरक्षण के तरीके देखे, इन सिचु और एक्स सिचु, उनके उदाहरणों के साथ। ये सारे कंसेप्ट्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। इनको ठीक से समझ लीजिए और इनके अंतरों पर खास ध्यान दें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए हम छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं और जिस तरह से हम उन्हें पूरा करते हैं, उसका वन्य जीवों के अस्तित्व पर सीधा असर पड़ता है? अच्छा सवाल है। अगर हाँ, तो कैसे? इस पर विचार जरूर करें। नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही अहम प्राकृतिक धरोहर यानी नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यानों पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए ये विषय काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर सवाल आते हैं इनसे। हाँ, बिल्कुल। भारत अपनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए जाना जाता है, और ये नेशनल पार्क्स हमारे अनमोल वन्य जीवों और उनके इकोसिस्टम्स को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा में हम भारत के कुछ खास नेशनल पार्क्स को समझेंगे, उनकी क्या खासियत है और परीक्षा के लिहाज से क्या जरूरी है ना? हाँ, जरूर। तैयार हो जाइए कुछ रोचक जानकारियों के लिए। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। जी, हेमिस भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। और ये किस खास जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये खास तौर पर बर्फीले तेंदुए, स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। अच्छी खासी आबादी है वहां इनकी। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, यहीं हानले में भारत की पहली डार्क स्काई सैंक्चुरी भी बनी है। डार्क स्काई सैंक्चुरी मतलब तारों को देखने के लिए? हाँ, बिल्कुल। रात में आसमान इतना साफ होता है कि तारे और ग्रह बहुत स्पष्ट दिखते हैं। एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखने वालों के लिए बढ़िया जगह है। वाह। अच्छा, अब उत्तराखंड की बात करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम तो सबने सुना ही होगा। हाँ, जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में बना था, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। पहला पार्क। जी, और ये बाघों, टाइगर्स के संरक्षण के लिए खासकर जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी राज्य में फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स भी है। हाँ, फूलों की घाटी ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को साइट? जी। ये तो खास बात है। बिल्कुल। यहाँ ऊंचाई पर खिलने वाले एल्पाइन फूलों की सैकड़ों किस्में हैं। मॉनसून में तो पूरी घाटी रंगों से भर जाती है। बहुत सुंदर। जबरदस्त। अच्छा, अब चलते हैं पश्चिम और मध्य भारत की ओर। राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क। हाँ, रणथंभौर ये भी बाघों के लिए बहुत मशहूर है। टाइगर साइटिंग के लिए काफी अच्छी जगह मानी जाती है। और मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, ये तो अभी काफी खबरों में था। हाँ, कूनो वो भारत में चीतों को फिर से बसाने की जो परियोजना चल रही है, उसके कारण काफी चर्चा में रहा। अच्छा, चीता रीइंट्रोडक्शन वाला। जी, अफ्रीका से चीते लाए गए हैं यहाँ। तो परीक्षा के लिहाज से ये जगह और ये प्रोजेक्ट दोनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सही कहा। और इसी इलाके में पेंच नेशनल पार्क भी है, वो द जंगल बुक वाला। हाँ, पेंच ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला है। इसका मोगली लैंड कनेक्शन इसे खास बनाता है। बाघ यहाँ भी काफी हैं। चलिए अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं, केरला। वहां के शोला जंगल बहुत खास माने जाते हैं। ये क्या होते हैं शोला जंगल? शोला वन ऊंचाई वाले पहाड़ों की घाटियों में मिलते हैं। ये घने छोटे पेड़ों के जंगल होते हैं जिनके चारों ओर घास के मैदान होते हैं। अच्छा। ये पश्चिमी घाट की खासियत है। पानी के स्रोतों के लिए और कई स्थानिक प्रजातियों के लिए, मतलब जो सिर्फ वहीं मिलती हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। पेरियार और साइलेंट वैली जैसे पार्क यही हैं। समझ गया। अब आते हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत पर।
पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क, ये तो मतलब रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ है। बिल्कुल। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और ये रॉयल बंगाल टाइगर का एकमात्र मैंग्रोव ठिकाना भी है। यहाँ के बाघ तैरने में माहिर होते हैं। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और असम का काजीरंगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध। हाँ, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर के संरक्षण की ये एक बहुत सफल कहानी है। दुनिया की 2/3 गैंडों की आबादी यही है। 2/3? जी, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बाघ भी यहाँ अच्छे खासे हैं। उत्तर पूर्व में कुछ और भी अनोखे पार्क हैं शायद, जैसे मणिपुर का केबुल लामजाओ। हाँ, केबुल लामजाओ ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तैरता हुआ पार्क? कैसे? ये लोकटक झील पर तैरती हुई वनस्पति, जिसे फुमडी कहते हैं, उस पर बना है। और ये संगाई हिरन, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, उसका आखिरी घर है। वाह, ये तो अद्भुत है। और ओडिशा के भितरकनिका में काले बाघ की भी बात सुनने में आई थी। हाँ, भितरकनिका वो अपने मैंग्रोव और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। वहीं भारत का पहला मेलानिस्टिक टाइगर, मतलब लगभग पूरा काला दिखने वाला बाघ, कैमरे में दर्ज हुआ था। अच्छा, ये एक दुर्लभ जेनेटिक बात है। और हाँ, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे मिक्स्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के लिए। और आखिर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वहां के पार्कों की क्या खासियत है? अंडमान और निकोबार में भी कई महत्वपूर्ण पार्क हैं, समुद्री भी और जमीनी भी। जैसे सैडल पीक नेशनल पार्क, जो सबसे ऊंची चोटी के पास है, और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क? हाँ, वंडूर नेशनल पार्क भी कहते हैं इसे। ये मूंगे की चट्टानों, कोरल रीफ्स और समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ये पार्क द्वीपों की खास और बहुत नाजुक जैव विविधता को बचाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे उत्तर में स्नो लेपर्ड से लेकर दक्षिण के शोला जंगलों तक, मध्य भारत में चीतों की वापसी से लेकर पूर्व में तैरते पार्क और गैंडों के घर तक, हाँ, भारत के राष्ट्रीय उद्यान अद्भुत वन्य जीवों और प्राकृतिक सुंदरता से भरे हैं। ये सचमुच हमारी बहुत कीमती राष्ट्रीय धरोहर है। बिल्कुल। और ये पार्क सिर्फ परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमें भारत की अतुलनीय प्राकृतिक विविधता और उसके संरक्षण के महत्व को भी समझाते हैं। इनसे जुड़ी जगहें, खास प्रजातियां, यूनेस्को स्टेटस, ये सब याद रखना जरूरी है। सही कहा। अब एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन अनमोल पार्कों और वन्य जीवों के संरक्षण के जो प्रयास हो रहे हैं, उन्हें और बेहतर बनाने के लिए हम नागरिक के तौर पर क्या भूमिका निभा सकते हैं? हाँ, ये जरूर सोचिएगा। अपने विचार आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक चर्चा में। भारत की जमीन आप देखें तो पेड़ पौधों और जानवरों की अनगिनत किस्मों से भरी पड़ी है। मतलब जबरदस्त जैव विविधता है यहाँ। बिल्कुल। और इस बेशकीमती खजाने को संजोने के लिए हमारे पास संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा नेटवर्क है। आज हम इसी नेटवर्क की परतों को खोलेंगे, समझेंगे इनको। हाँ, बिल्कुल। और इस नेटवर्क की बुनियाद में मुख्य रूप से आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और हाँ, बर्ड सैंक्चुरीज भी। हर एक का अपना एक अलग महत्व है, अलग अलग इकोसिस्टम और जो खास प्रजातियां हैं उनको बचाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। मैंने सुना है ये काफी बड़े और कुछ खास तरह के होते हैं। हाँ, सही सुना है। ये असल में काफी वृहद क्षेत्र होते हैं और इनका मेन फोकस होता है प्रकृति और इंसान के बीच एक तरह का संतुलन साधना। भारत में देखें तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और इनमें से 12 को तो यूनेस्को का जो मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम है, उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। अच्छा, MAB प्रोग्राम। जी, ये प्रोग्राम जो है वो टिकाऊ विकास और संरक्षण के जो दुनिया भर में बेहतरीन उदाहरण हैं, उनको मान्यता देता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, तो भारत का पहला MAB रिजर्व कौन सा था और सबसे नया कौन सा है? हाँ, ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है। हाँ, ये जरूर पूछ लेते हैं। तो देखिए, पहला गौरव मिला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक तीनों राज्यों में फैला है। अच्छा, नीलगिरी। जी, और सबसे हाल ही में सबसे नया जो इस लिस्ट में जुड़ा है वो है मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना वैसे बाघों के संरक्षण में अपनी सफलता के लिए काफी जाना जाता है। नीलगिरी की वो त्रिकोणीय सीमा
और पन्ना में बाघों की वापसी वाकई दिलचस्प है। और कुछ उदाहरण हैं जो भारत की इस विविधता को दिखाते हों इन रिजर्व्स के। हाँ, क्यों नहीं, बहुत है। जैसे आप हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में जाएं तो हिमालय में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर पूर्वोत्तर में मेघालय में नोकरेक है, अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। नोकरेक? हाँ, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन तो है ही मशहूर, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों का घर, और रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ भी। सही। फिर आप पश्चिम में देखें तो गुजरात का ग्रेट रन ऑफ कच्छ, वो एक बिल्कुल अनोखा खारा रेगिस्तानी इकोसिस्टम है। और द्वीपों में ग्रेट निकोबार भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सिक्किम वाला कंचनजुंगा, उसके बारे में मैंने सुना था कि वो दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है जहां वन्यजीव अभयारण्य है। सच है क्या ये? जी हाँ, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व न सिर्फ बहुत ऊंचाई पर स्थित है, बल्कि वो सांस्कृतिक धरोहर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विविधता है ना, यही भारत के संरक्षण प्रयासों की असली कहानी कहती है। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स तो मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर संरक्षण का नजरिया दिखाते हैं। अब अगर हम थोड़ी और फोकस्ड सुरक्षा वाले क्षेत्रों को देखें तो फिर नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। नक्शे पर भी इन्हें अलग अलग दिखाते हैं, जैसे नीले वर्ग से नेशनल पार्क्स, लाल सितारे से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और लाल गोलों से बर्ड सैंक्चुरीज। सही कहा आपने। नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो अक्सर किसी खास प्रजाति या किसी खास इकोसिस्टम के संरक्षण पर ज्यादा केंद्रित, ज्यादा फोकस्ड होते हैं। जैसे उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो भारत का पहला नेशनल पार्क होने का गौरव भी रखता है। हाँ, कॉर्बेट। फिर गुजरात का गिर नेशनल पार्क, ये एशियाई शेरों का दुनिया में एकमात्र घर है। एकमात्र घर, हाँ। और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, वो एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उनकी आबादी बढ़ाने में तो काजीरंगा का रोल बहुत ही सराहनीय रहा है। वाकई, गिर के शेर और काजीरंगा की गैंडे, ये तो भारत की पहचान बन गए हैं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इनसे कैसे अलग होती हैं? थोड़ी अलग हैं क्या? हाँ, थोड़ी अलग है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही होती हैं, लेकिन वहाँ नियम नेशनल पार्क्स की तुलना में थोड़े, कह सकते हैं, लचीले हो सकते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है वन्य जीवों को एक सुरक्षित आवास देना। अच्छा। जैसे राजस्थान का रणथंबोर जो बाघ देखने के लिए बहुत मशहूर है, या फिर केरल का पेरियार, वो हाथियों और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। रणथंभोर और प्रियर, समझ गया। और फिर आती हैं बर्ड सैंक्चुरीज, खासतौर पे पक्षी प्रेमियों के लिए। वो कौन सी खास जगह हैं? जी, पक्षियों के लिए तो कई स्वर्ग जैसी जगह है भारत में। इनमें सबसे प्रमुख शायद राजस्थान का क्योलादेव घाना नेशनल पार्क है। पहले इसे भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी कहते थे। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अच्छा, यूनेस्को साइट भी है? हाँ, यहाँ सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं दूर दूर से। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है तमिलनाडु का वेदांतंगल बर्ड सैंक्चुरी। माना जाता है कि ये भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। सोचिए, कितनी पीढ़ियों से पक्षी वहां आते रहे होंगे, कितना पुराना। सच में अद्भुत। ये सारी जानकारी न सिर्फ हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए जरूरी है, बल्कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए तो ये बहुत ही अहम है। कई बार नक्शे पर आधारित सवाल पूछ लेते हैं, या किसी पार्क की खासियत। ये सोचने वाली बातें सुनने वालों के आसपास कौन सा संरक्षित क्षेत्र पड़ता होगा। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो भारत के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें 12 यूनेस्को MAB मान्यता प्राप्त है, और साथ ही सैकड़ों नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ और बर्ड सैंक्चुरीज का एक बहुत मजबूत नेटवर्क है। और ये नेटवर्क सिर्फ स्नो लेपर्ड, शेर, गेंडे, हाथी जैसे बड़े और जाने पहचाने जानवरों को ही नहीं बचाता, बल्कि ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाता है। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, मैंग्रोव, झीलें, समुद्री तट, सब कुछ। ये संरक्षित क्षेत्र हमारी अनमोल प्राकृतिक और साथ ही सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मन में आता है, और शायद सोचने पर मजबूर करता है, कि ये जो बढ़ता शहरीकरण है, संसाधनों पर जो दबाव बढ़ रहा है, और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं, इन सब के बीच हम इन कीमती जगहों को और इनमें रहने वाले अनमोल जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे महफूज रख पाएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है। समुद्र के वर्षावन, यानी रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द सी, कोरल्स, कितना सुंदर नाम है ना? सुनते ही वो रंग बिरंगी दुनिया आंखों के सामने आ जाती है। ये असल में समुद्री जीव हैं, फाइलम क्नेडियारिया के। और कमाल की बात,
ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा मतलब बायोडाइवर्सिटी वाले इकोसिस्टम्स में से हैं। आज इन्हीं की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सुना है इनके जीने का तरीका भी बहुत खास है। कोई खास रिश्ता है क्या? हाँ बिल्कुल, कॉरल्स का जीवन एक आप कह सकते हैं एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर टिका है। वे ज़ूओक्सांथिले नाम के सूक्ष्म शैवाल मतलब एल्गी के साथ रहते हैं। ज़ूओक्सांथिले? अच्छा। हाँ, ये शैवाल कोरल के ऊतकों टिश्यूज के अंदर ही रहते हैं। उन्हें उनके वो खूबसूरत रंग देते हैं और सबसे जरूरी फोटोसिंथेसिस करके कोरल को लगभग 90% तक पोषण देते हैं। अरे वाह, 90%! तो ये शैवालहीन के खाने का मुख्य स्रोत हुए और बदले में कोरल क्या देते हैं फिर? कोरल इन शैवालों को रहने के लिए एक सुरक्षित घर देते हैं और सूरज की रोशनी तक पहुंच जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ये एक परफेक्ट साझेदारी है आप कह सकते हैं। लेकिन बहुत संवेदनशील भी। संवेदनशील? मतलब इनकी जरूरतें क्या है खास? देखिए, जरूरतें बहुत खास हैं। इन्हें सिर्फ खारा पानी चाहिए, सॉल्ट वाटर, वो भी एकदम साफ। साफ क्यों? ताकि सूरज की रोशनी आसानी से अंदर जा सके फोटोसिंथेसिस के लिए। और तापमान वो भी बिल्कुल स्थिर, लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच जरा सा भी बदलाव इनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और यहीं पर शायद वो ग्लोबल वार्मिंग वाली बात आ जाती है जो आजकल सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल सही, समुद्र का बढ़ता तापमान वो इनके लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। जब पानी ज्यादा गर्म होता है ना, तो कोरल तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में, और अपने साथी ज़ूओक्सांथिले को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल देते हैं मतलब? हाँ, एक तरह से अपने जीवन का आधार ही खो देते हैं। और इसी प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग? अच्छा, इसीलिए वो सफेद हो जाते हैं। हाँ, शैवाल के बिना कोरल अपना रंग खोकर सफेद हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और अगर तापमान जल्दी ठीक ना हो तो मर भी सकते हैं। इससे पूरा का पूरा रीफ इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। सोचिए जरा। बाप रे, ये कोरल ब्लीचिंग तो साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा नाजुक रिश्ता टूटने से पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाता है। समुद्र में तो ऐसे अनगिनत रिश्ते और लेन देन होते होंगे जो जीवन चलाते हैं। चलिए अब इन्हीं पारिस्थितिक अंतरक्रियाओं यानी इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस को थोड़ा और समझते हैं। इनको समझने के लिए कुछ सिंबल्स, कुछ चिन्ह, प्लस, माइनस और जीरो इस्तेमाल होते हैं, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। प्लस का मतलब है फायदा, माइनस का मतलब नुकसान, और जीरो मतलब कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति में जीवों के बीच कई तरह के रिश्ते होते हैं। चलिए कुछ मुख्य प्रकार देखते हैं जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला है एमेंसालिज्म, -0। इसमें एक प्रजाति को अनजाने में नुकसान पहुंचता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है, वो अपनी छाया से नीचे उगने वाले छोटे पौधों की वृद्धि रोकते। पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर छोटे पौधे को नुकसान हो गया। समझ गया। और वो जिसमें दोनों को फायदा हो, वो है म्यूचुअलिज्म, प्लस। ये सबसे अच्छी साझेदारी है। यहाँ दोनों प्रजातियों को फायदा होता है और ये अक्सर एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते। हाँ। ऑब्लिगेटरी होता है कई बार। जैसे वो कोरल और ज़ूओक्सांथिले वाला रिश्ता। हाँ बिल्कुल। या फिर वो मगरमच्छ और खास पक्षी वाला उदाहरण भी है जो उसके दांत साफ करता है। मगरमच्छ को सफाई मिली, पक्षी को खाना। सही। तुम मुझे फायदा दो, मैं तुम्हें फायदा दूंगा वाला हिसाब। और अगर सिर्फ एक को फायदा हो, दूसरे को कुछ नहीं, उसके लिए है कोमेंसलिज्म, +0। इसमें एक प्रजाति को लाभ मिलता है पर दूसरी पर कोई असर नहीं होता, 0 असर। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सकर मछली का शार्क के साथ घूमना। मछली को मुफ्त सवारी मिल जाती है, शार्क से गिरा हुआ खाना मिल जाता है, शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है कंपटीशन। इसमें तो दोनों का नुकसान है। बिल्कुल, यहाँ दोनों को नुकसान होता है क्योंकि वो एक ही सीमित संसाधन जैसे खाना या जगह के लिए लड़ते हैं। सोचिए, जंगल में एक ही तरह के फल के लिए पक्षी और गिलहरियां दोनों कंपीट कर रहे हैं, दोनों को कम मिलेगा। सही बात है। और वो रिश्ते जहां एक का फायदा सीधा सीधा दूसरे का नुकसान होता है। वो दो तरह के हैं मुख्य रूप से। एक है पैरासाइटिज्म, +, इसमें एक जीव जिसे परजीवी या पैरासाइट कहते हैं, दूसरे जीव यानी मेजबान या होस्ट के शरीर पर या अंदर रहकर उससे पोषण लेता है। इससे मेजबान को नुकसान होता है। परजीवी अक्सर मेजबान से छोटा होता है, जैसे हमारे पेट में रहने वाले कीड़े, एस्करिस, टेपवर्म वगैरह। ओहो, और दूसरा?
दूसरा है प्रेडेशन, प्लस माइनस। प्लस माइनस। यहाँ एक जीव शिकारी यानी प्रेडेटर दूसरे जीव शिकार यानी प्रे को मारकर खा जाता है। शिकारी आमतौर पर शिकार से बड़ा और मजबूत होता है, जैसे शेर का हिरन का शिकार करना। तो हमने देखा कि कोरल्स कितने जरूरी हैं और कितने नाजुक भी, खासकर बदलते पर्यावरण में। और ये अलग अलग तरह की पारिस्थितिकी अंतःक्रियाएं ये दिखाती हैं कि प्रकृति में जीवन किस तरह एक जटिल जाल की तरह बुना हुआ है। हर प्रजाति किसी ना किसी तरह दूसरी से जुड़ी है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली। जैसे एक कोरल रीफ में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, वैसे ही हमारा पूरा ग्रह, पूरा प्लैनेट एक बड़ा इकोसिस्टम है। प्रकृति में कहीं एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ी और दूर तक जाने वाली लहरें पैदा कर सकता है, जिसका शायद हमें अंदाजा भी ना हो। कभी सोचा है कि हमारे अपने काम, रोजमर्रा के काम कैसे इस जटिल जाल को प्रभावित कर रहे होंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में।